सेल्यूलॉइड के सितारे। नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता कबीर बेदी से। आपसे बातचीत की है राजेंद्र त्रिपाठी ने। दोस्तों, खुशबू को छूने का एहसास हमारे तस्वुर से काफी दूर होता है। यही बात रोशनी और हवा के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। आज इस प्रोग्राम में जिस अजीम हस्ती से हम आपको मिलवाएंगे, उनके लिए भी ये बात काफी हद तक लागू होती है, क्योंकि ये फिल्मों में दिखाई देते जरूर हैं, लेकिन अचानक ऐसे गायब हो जाते हैं कि इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। ये हैं आपके अपने प्यारे, पसंदीदा और चहेते कबीर बेदी। कबीर साहब, हमारे स्टूडियो में विविध भारती की ओर से और सुनने वालों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। इतनी प्रशंसा करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ कि आपसे बात कर रहा हूँ और आपने ये मुझे मौका दिया है। तो बताइए। देखिए कबीर साहब, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, हमारे सुनने वालों को आपके जरिए, इस माइक्रोफोन के जरिए बताना चाहेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि ये आपकी शख्सियत का जादू है या अदाकारी का, कि आप फिल्मों में ज्यादा नजर न आते हुए भी हमारे एहसास और तस्वुर से कभी भी गायब नहीं होते। ये अब क्या कहूँ। एक तो मेरी जिंदगी का जो पैटर्न है, कुछ यहाँ रहा है, कुछ बाहर रहा है। हिंदुस्तानी फिल्मों में काम किया है, यूरोपियन फिल्म में काम किया है, अमेरिकन फिल्म में काम किया है, तो आना जाना तो होता रहता है। लेकिन लोग मुझे याद रखते हैं, याद करते हैं, और इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरी भी ये ख्वाहिश रही है, ये एफर्ट रहा है मेरी तरफ से कि चाहे मैं कहीं भी हूँ, कहीं की भी फिल्में करता हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त एक तमन्ना रहती है कि ये बात हिंदुस्तान में कैसे लगेगी, लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, और हिंदुस्तान के साथ जो मेरा रिश्ता है वो कभी ना टूटे। ये मेरे दिल में हमेशा रहती है बात। कबीर साहब, एक्टिंग के बारे में अक्सर एक बात लागू होती है कि बचपन से इसका शौक होता है, लेकिन यह भी बात सच है कि घरेलू विरोध का सामना कई कलाकारों को शुरुआत में करना होता है। आपने एक्टिंग को शौकिया तौर पर अपनाया, यह एक जुनून वाली बात थी आपके साथ? स्कूल से ही मुझे ड्रामा और प्लेस करने में बहुत दिलचस्पी होती थी, बहुत शौक था। और स्कूल में, जहाँ शरवुड कॉलेज नैनीताल में की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी मैंने बहुत प्लेस किए थे। कॉलेज आया दिल्ली में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, वहाँ भी कुछ और प्लेस किए। और जब मैं बॉम्बे पहुँचा तो उस वक्त भी, हालांकि मैं एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा था, ये प्लेस की हॉबी चलती रही। तो प्लेस मेरे लिए, ड्रामा, नाटक वगैरह सब एक हॉबी रही है, और एक्टर बनने के बाद भी समझ लीजिए कि हॉबी ही रही है। अच्छा, मतलब एक शौकिया तौर पे आपने इसे अपनाया था और प्रोफेशन बना लिया इसको। देखिए, बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनकी इतनी खुशकिस्मती हो सकती है कि वो अपनी हॉबी को अपनी प्रोफेशन बना सकें जी। और मैं उन लोगों में से अपने आप को गिनता हूं, क्योंकि एक्टिंग एक बहुत मजेदार चीज थी मेरे लिए हमेशा। उसके लिए मैं टाइम निकाला करता था। तो उसके लिए अगर लोग मुझे पैसे दें और कहें आप यही करके पैसे कमाइए, रोजी रोटी कमाइए, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ। अच्छा, देखिए, ये बताइए कि हमने ये भी सुना है आपके बारे में कि जिस माध्यम से फिलहाल इस वक्त आप बात कर रहे हैं, इससे भी आप वाबस्ता रहे हैं,
उसकी कुछ कहानी बताइए आप। दरअसल मेरा करियर जो था दिल्ली में शुरू हुआ था, क्योंकि उन दिनों में मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज का स्टूडेंट था और फैमिली के कुछ ऐसे हालात थे कि मुझे साथ साथ काम करना पड़ा फीस भरने के लिए। तो कुछ ऐसा सिलसिला था कि मुझे रास्ता निकालना था और पैसे कमाने थे इस तरह कि कॉलेज का काम भी चलता रहे और कुछ कमाई भी हो। मेरा काम ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में शुरू हुआ था फ्रीलांस की तरह। उन दिनों में बहुत पॉलिटिकल कमेंट्रीज हुआ करती थी जो दूसरे लोग लिखते थे लेकिन कोई ना कोई पढ़ता था। ऑल इंडिया रेडियो एक्सटर्नल अफेयर्स न्यूज भी मैंने पढ़ी, क्योंकि ये न्यूज जो थी विदेशों में जाती थी और इसकी ट्रांसमिशन टाइम रात को हुआ करती थी। वो जो विदेश प्रसारण सेवा के तहत होता है। जी हाँ। तो रात को मैं न्यूज रीडर था और दिन में मैं स्टूडेंट था। साथ साथ कुछ ऐसे इंटरव्यू के प्रोग्राम्स भी करता था, एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी करता था। और नतीजा ये है कि जब टेलीविजन की शुरुआत हुई दिल्ली में, उस वक्त भी मैंने ओपनिंग प्रोग्राम्स में कुछ भाग लिया और अल्टीमेटली कॉलेज करते हुए ही मैंने एक प्रोग्राम किया जिसका नाम था मिरर ऑफ द वर्ल्ड। आधे घंटे का प्रोग्राम था, मंडे मॉर्निंग्स को आता था और ये मेरा अपना प्रोग्राम था और इसके जरिए कॉलेज की फीस भी भर सका और अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सका। कबीर साहब, ये बताइए कि जो हर शख्स होता है अपनी जिंदगी में एक शुरुआत करता है एजुकेशन के दौरान, जब किशोरावस्था को पार करता है उसका एक सपना होता है। जैसे कि आपने बताया कि रेडियो और थिएटर से जुड़ने के बावजूद आप कमाई का जरिया भी इसे मानते थे, अपनी फीस भी भरा करते थे और अपना शौक भी पूरा किया करते थे। तो ये प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको कि मुझे ये एक्टिंग करना है, अभिनय करना है और फिल्मों में जाना है? ये प्रेरणा कहाँ से आई? अगर मैं आपको असलियत बताऊं तो ये है कि उस वक्त मैंने एक्टर बनने का कोई खास फैसला नहीं किया था। मेरी तमन्ना ये थी कि मैं बॉम्बे जाऊं और वहां एक फिल्म मेकर बनूं। तो फिल्म मेकर बनने के रास्ते में मैंने सोचा कि अगर फिल्म मेकिंग के बारे में मुझे सीखना है तो यहां आके एडवर्टाइजिंग में काम करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग से ही मैं फिल्म मेकिंग के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। तो एक्टिंग का जो करियर मेरा शुरू हुआ वो उस वक्त शुरू हुआ कि जब हॉबी के जरिए मैंने एक नाटक किया था जिसका नाम था तुगलक। गिरीश कर्नाड का बहुत फेमस प्ले है और वो बॉम्बे में बहुत ही बड़ा हिट हुआ और उसके बाद मुझे बहुत से ऑफर मिले, कई प्रोड्यूसर आए और मुझे कई फिल्में हासिल हो गई। लेकिन ये कोई बड़ा प्लान नहीं था मेरा कि मैं बॉम्बे जाके एक्टर बनूंगा। समझ लीजिए एक अजीब किस्म का एक्सीडेंट हो गया कि मैं एक्टर बन गया, हालांकि एक्टिंग मेरी हॉबी हुआ करती थी। कबीर साहब, हम बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन हमारे श्रोताओं को एक ऐसा गीत सुनवाइए जो आपको भी अपने अतीत में लिए चलता हो। बहुत पास में जाएं तो बचपन के गाने याद आते हैं। उसमें से चलिए ये बजाइए, मेरा जूता है जापानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं
खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादां है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। कबीर साहब, हम जानना चाहेंगे कि बचपन के उन दिनों को याद करते हुए अगर आप अतीत में चले गए हों और ये गीत जो अभी आपने सुना आपको पसंद भी आया, तो ये भी आपकी पसंद बताइए कि किस तरह की फिल्में देखना आपने उस वक्त पसंद की। उन दिनों में मतलब जो भी फिल्म हमारे खानसामे को अच्छी लगती थी, आया को अच्छी लगती थी उसी के साथ चला जाता था। तो कोई खास फिल्म गोइंग फैमिली में मैं नहीं पैदा हुआ, बल्कि वो बहुत सोशल और पॉलिटिकल कॉजेज में इन्वॉल्व थे। हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने बहुत त्याग किया, बहुत स्ट्रगल की। बाद में भी सोशल वर्क, रिलीजियस वर्क एक्सेट्रा वो फैमिली का एक ट्रेडिशन रहा है। तो फिल्म देखना बचपन में हमेशा मतलब हमारे स्टाफ के साथ जब भी हम बाहर जाते थे तो कोई ना कोई बहाना निकाल के पिक्चर देख लेते थे। लेकिन उस वक्त भी राज कपूर की फिल्में बहुत ही फेवरेट्स हुआ करती थी। और ये जो गाना है मेरा जूता है जापानी, इसका फाइनल लाइन तो वही है कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और जब बात निकली है तो हम ये जानना चाहेंगे उस कहानी को आप बयां करें जो दिल्ली से बंबई तक आपको खींच कर लेके आई। दरअसल दिल्ली में मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन की, कॉलेज ख़त्म किया, तो उस वक्त मुझे फैसला करना था कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूं। अब जर्नलिस्ट बनूं, फॉरेन सर्विस में जाऊं, किसी कंपनी की नौकरी करूं, क्या करूं। तो उस वक्त जब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे फिल्मों से कुछ न कुछ रिश्ता जोड़ना है, डायरेक्टर बनने का मुझे सबसे अच्छा प्लान लगा कि क्योंकि जितने भी मेरे इंटरेस्ट थे वो सब फिल्म मेकिंग में शामिल थे। और
वही सोच के मैं बंबई आया और बॉम्बे में फिर एडवर्टाइजिंग में काम किया, फिल्मों के बारे में सीखा, थिएटर किया, कुछ मॉडलिंग की। तो बंबई के कई रास्ते होते हैं और मेरे जो पैटर्न्स थे या डिसीजंस थे या चॉइसेस थे, वो अल्टीमेटली मुझे फिल्म एक्टिंग तक ले आए। लेकिन ये कोई खास प्लान नहीं था कि दिल्ली से बॉम्बे जाऊंगा और एक्टर बनूंगा। बन तो गया, लेकिन ऑलमोस्ट एज एन एक्सीडेंट। मतलब इसको आप एक दुर्घटना मानते हैं? बस दुर्घटना समझिए, हालांकि अच्छी दुर्घटना थी। एक सकारात्मक जो पहलू उसका सोच कर आप बता रहे हैं। अच्छा कबीर साहब, ये बताइए कि जिंदगी में जब कोई इंसान किसी चीज को हासिल करता है, जैसे आपने डायरेक्टर बनने का मन में ठाना या सोचा, बंबई ये बात आपको लेकर आई, जब पहली पहली असाइनमेंट इंसान को मिलती है अपने मनपसंद प्रोफेशन की, तो कहा जाता है कि पहली असाइनमेंट यानी पहली औलाद, जिसको दिल से प्यार किया जाता है, तहे दिल से उसको चाहा जाता है, तो वो कौन सी असाइनमेंट थी आपकी? देखिए, जब मैं फिल्म में दाखिल हुआ तो मैं फिल्मों के बारे में बहुत कम जानता था, खास करके इंडस्ट्री के बारे में बहुत कम जानता था। तो जब मुझे कई ऑफर्स मिले, मैंने बहुत सी गलत फिल्में साइन की शुरुआत में। लेकिन मेरी मतलब सबसे मनपसंद फिल्म जो थी उस फर्स्ट बैच ऑफ फिल्म्स में, वो शायद थी राज खोसला की फिल्म कच्चे धागे। और उस फिल्म के साथ असल में मेरा करियर बॉम्बे में शुरू हुआ, क्योंकि मेरे साथ विनोद खन्ना थे और राज खोसला की तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही। और उसमें मैं मानता हूं कि मेरी पहली असली परफॉर्मेंस हिंदी फिल्म्स में कच्चे धागे से शुरू हुई। कच्चे धागे जो फिल्म थी आज भी हमारे जहन में है। लोगों को याद है विनोद खन्ना के साथ आपका जो वो एक कलाकार वाला रूप था, जिसमें कि जहनी तौर पर लोगों ने आपको पसंद किया। हम तो ये कहेंगे कबीर साहब कि ये एक कच्ची नहीं बल्कि पक्की फिल्म थी कच्चे धागे। पक्की फिल्म थी। और ये भी सोचने वाली बात है कि जितनी मैंने गलत फिल्म साइन भी की, अल्टीमेटली वही फिल्में साइन करके मुझे कच्चे धागे का प्रपोजल मिला। तो कहीं ना कहीं बात आपकी सही है कि जो भी मतलब हुआ अच्छे मकसद के लिए हुआ। तो लीजिए मेरी फिल्म कच्चे धागे का गाना, कच्चे धागे के साथ जिसे बांध दिया जाए।
सच्चे नाते के साथ जिसे प्रेम किया जाए, वो पंछी क्या उड़े उड़े तो उड़े लौट कर आए। सच्चे धागे के साथ जिसे बांध लिया जाए। तो उस फिल्म के बाद आपकी किससे मुलाकात हुई और आपके क्या प्लान बने? उसके बाद कई चीजें हुई। मुझे कुछ अच्छी फिल्में भी मिली। नागिन की थी, लेकिन उस जमाने की एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म थी जिसका नाम है मंजिलें और भी हैं। और मंजिलें और भी हैं महेश भट्ट की पहली फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, और जॉनी बख्शी साहब उसके प्रोड्यूसर थे। और समझ लीजिए एक आर्ट फिल्म सोच के हम चल पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा प्रपोजल तो था नहीं, लेकिन उसमें टैलेंट बहुत था, आइडियाज बहुत थे। पंडित सत्यदेव दुबे, जिनके कई प्लेस बॉम्बे में देखे जाते हैं, उन्होंने इसके डायलॉग लिखे और बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म रही। शायद बहुत से लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी क्योंकि उसको एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था, इसलिए टेलीविजन के जरिए देखना कुछ मुश्किल है। लेकिन फिल्म अच्छी थी और उसके साथ महेश भट्ट का करियर शुरू हुआ, और वो भी मैं मानता हूं कि उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और महेश भट्ट की एबिलिटीज जो थी एज अ डायरेक्टर वो सबके सामने आ गई जी। तो मंजिलें और भी हैं एक लैंडमार्क फिल्म भी मेरे लिए रही उस वक्त। उसके बाद तो खैर कई और भी चीजें हुई। मतलब इटालियंस आ गए, उन्होंने मुझसे कुछ बातचीत की, कुछ प्रपोजल्स किए और एक इटालियन सीरीज शुरू की जिसका नाम था सैंडोकैन। और सैंडोकैन के जरिए मैं इटली पहुंच गया और वहां से एक दूसरा चैप्टर मेरी जिंदगी का शुरू हुआ। कबीर साहब, ये बताइए कि बंबई आपने छोड़ा था, तो क्या वाकई आपकी जो रुचि थी वो यूरोपियन फिल्मों की ओर थी? मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए हैं जिसका मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूं। मैंने इटालियंस को नहीं खोजा, उन्होंने मुझे पता नहीं कैसे खोज निकाला, लेकिन ये मौका मिलते ही मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखी यूरोप में। अब बात यह है कि हम सब अमेरिका और इंग्लैंड के बारे में सोचते हैं क्योंकि बहुत सी उनकी फिल्में जो हैं यहाँ पहुँचती हैं, और हम अमेरिकन फिल्मों को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उनकी ज़बान हमको समझ आती है और उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट के हिसाब से देखें तो यूरोप अमेरिका से कम नहीं है, उतने ही लोग हैं और अमेरिका से ज़्यादा थिएटर्स हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे कहते हैं यूरोपियन फिल्म इंडस्ट्री। तो अचानक मुझे ये मौका मिला कि मैं इस इंडस्ट्री में समझिए स्टार बन गया। तो स्टार बनने के नाते बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और मैंने सोचा कि ये मौका जब मिला है और मेरी पिक्चर जब हिट हो गई है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता था कि मैं किसी अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लूं और किसी को इस बात से तकलीफ हो। इसलिए इटालियन फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होने के बाद भी मैं 1 साल के लिए वापस आया ताकि जितनी भी मेरी आउटस्टैंडिंग फिल्म्स थी उस वक्त वो सब कंप्लीट हो सकें, और फिर वापस इटली गया। जो पॉलिसी मैंने उस वक्त एस्टैब्लिश की थी, मैंने एक जिंदगी भर का उसूल बना लिया है कि आज तक कोई प्रोड्यूसर नहीं कह सकता है, हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर, कि कबीर बेदी ने फॉरेन फिल्म करके हमारा नुकसान किया है, बल्कि फॉरेन फिल्म करके दूसरों का भला किया है, क्योंकि उनकी फिल्मों की मार्केट विदेशों में और भी बढ़ गई है। और तो ये आना जाना हमेशा रहा है। लेकिन उस वक्त इमीडिएटली पिक्चर हिट होने के बाद आने में मुझे कुछ तकलीफ तो हुई थी जरूर, क्योंकि बहुत से ऑफर्स मुझे छोड़ने पड़े, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज वापस नहीं आई। फिर भी मुझे लगा कि हिंदुस्तान तो है ही, लोग मुझे वहां जानते हैं, इंडस्ट्री और मेरा एक बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है, तो जहां ये
बाहर के अपॉर्चुनिटीज और फिल्म्स आ रहे हैं, मुझे इसमें बह जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये रास्ता कहां तक मुझे पहुंचाती है। कबीर साहब, बहुत ही अच्छा अनुभव बताया आपने, लेकिन वो अनुभव हम जानना चाहेंगे जो कि वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में और हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आपको एक अंतर, एक डिफरेंस, एक फर्क बताती है। वहाँ क्या फर्क है काम करने में? वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम जानना चाहेंगे। देखिए, फर्क तो बहुत है, क्योंकि हमारे सिस्टम्स यहाँ के बहुत अलग हैं। यहाँ कोई आपके घर आता है, कहता साहब मेरा एक आइडिया है, ये स्टोरी सुन लीजिए, आप उसको हाँ कह देते हैं, वो 2-4 और एक्टरों को इकट्ठे करके एक फाइनेंसियर ढूंढ निकालता है, पिक्चर शुरू हो जाती है। कुछ खास आइडिया नहीं है कि पिक्चर खत्म कब होगी, बजट होगा कितना बड़ा या छोटा, तो बहुत सी अनसर्टनिटीज रहती हैं यहाँ, टाइम वाइज, फाइनेंशियली। लेकिन फिर भी अगर आप सोचें, जिस हिम्मत के साथ हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर पिक्चर बनाते हैं, वो भी लाजवाब है। और बाहर शायद बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन हो, शायद स्टार्ट टू फिनिश शूटिंग करते हों, शायद स्क्रिप्टों पे बहुत काम करते हों, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हों, वो सब एडवांटेजेस के बावजूद फिर भी हिंदुस्तान में हम दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं। हमारी डिसएडवांटेजेस के बावजूद जो हम फिल्में बनाते हैं और जितनी फिल्में बनाते हैं, ये वाकई बहुत ही प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय है। और आई सैल्यूट बॉलीवुड। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के प्रोग्राम के सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता कबीर बेदी। आपसे बातचीत कर रहे हैं राजेंद्र त्रिपाठी। कबीर साहब, आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड दोनों ही जगहों का माहौल देखा है, वहां पर काम किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डायरेक्टर होता है वो टीम का कैप्टन होता है। अपने नजरिए से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। यहां भी मानता हूं और हमेशा माना हूं। हाँ, मैं कई स्टार्स को जानता हूं जो खुद डायरेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के कंधे पे बंदूक लगा के अपनी डायरेक्शन की तमन्ना पूरी करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी इंडस्ट्री में वाकई एक्टर कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करते हैं, और बाहर बहुत कम इंटरफेरेंस होती है सेट्स पे। लेकिन बाहर उनका जो सिस्टम है वो ये है कि जितनी डिस्कशन होती है वो शूटिंग से पहले होती है, ताकि जो भी करना है सेट पे वो बात क्लियर होती है। यहां काफी डिस्कशन सेट पे होती है, पर हो सकता है कि उसकी ये भी वजह है कि कई स्क्रिप्ट्स सेट पे ही लिखे जाते हैं। यानी कि जो वेल प्लान वाली बात है वो वहां ज्यादा पाई जाती है, और यहाँ एक पूर्व नियोजन जो तरीका है वो कम अपनाया जाता है। जी हाँ, वो वेल प्लान्ड है, पूरी स्क्रिप्ट है बाहर, लेकिन और नतीजा ये कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स हो तो वो बात पहले रिजॉल्व की जाती है, सेट पे बहस नहीं होती है। सेट पर सिर्फ काम होता है। सेट पर सिर्फ काम होता है, और उसमें लोग टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं। कोई उसमें स्टार टेंट्रम्स नहीं कि जी दिन में 3 और पिक्चरें हो रही हैं, कहीं लोग लेट आ रहे हैं। ये वो बाहर ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कबीर साहब, मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा कि हमारे सुनने वाले भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर हमने अभी अभी कोई गीत आपकी पसंद का उनको न सुनवा दिया तो मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो सबसे पहला इंटरनेशनल स्टार था वो थे राज कपूर। क्योंकि राज कपूर को देश देश में लोग जानते हैं, और कई देशों में मैं गया हूं, स्पेशली रशिया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इजराइल, कई मुल्कों में जहां लोग राज कपूर, फॉरेनर्स, मैं हिंदुस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूं, फॉरेनर्स राज कपूर के बारे में जानते हैं, उनकी फिल्में देखी हैं, उनके गीत सुने हैं। और एक गाना लोग हमेशा मुझसे पूछा करते थे राज कपूर की फिल्मों में, ईचक दाना।
ईचक दाना बीचक दाना, ईचक दाना पीचक दाना, दाने ऊपर दाना। पता नहीं ये ट्यून लोगों को क्यों इतनी अच्छी लगी, लेकिन बार बार मुझे इस ट्यून के बारे में पूछा करते थे, तो यही गाना मुझे इस वक्त याद आ रहा है। तो सुनिए, ईचक दाना पीचक दाना। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छत के ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना। छत के ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना। बोलो क्या? अनार। ईचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है। पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है, पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, ईचक दाना। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, ईचक दाना। बोलो क्या? मिर्ची। ईचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल है उसके, मुखड़ा है सुहाना, ईचक दाना। कच्चे पक्के बाल है उसके, मुखड़ा है सुहाना, ईचक दाना। बोलो क्या? बोलो बोलो। बुड्ढी। भुट्टा। ईचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। बादल देखे झमझम नाचे, अलबेला मस्ताना, ईचक दाना। बादल देखे झमझम नाचे, अलबेला मस्ताना, ईचक दाना। बोलो क्या? बोलो ना। ईचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छत के ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना। छत के ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना। और हम ये कहना चाहेंगे आपसे, माशाल्लाह मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, और ये कहने की इजाज़त मैं आपसे चाहूँगा कि आपकी शख्सियत में अंग्रेजियत भरपूर और हिंदुस्तानियत थोड़ी सी कम है। शायद आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ सर। लेकिन ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि वहाँ आपने जो काम किया उसके बारे में हमारे सुनने वालों को ज़रा बताइए। वहाँ मुझे काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिले। सैंडोकान से बात शुरू हुई। वो एक यूरोपियन प्रोजेक्ट था, मतलब इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच को प्रोडक्शन थी, और एक स्टोरी ऐसी थी जो लोगों को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत अच्छी लगी कि एक समुद्री डाकू था जो एक राजकुमार हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे अपने स्टेट से निकाल के उसके खिलाफ बहुत से अत्याचार किए, और नतीजा ये कि उसने एक फ्रीडम स्ट्रगल शुरू की अंग्रेज़ों के खिलाफ, और
बहुत से लोगों को इंस्पायर किया, लेकिन साथ साथ उसकी अपनी जो लव स्टोरी थी वो एक अंग्रेजी लड़की के साथ शुरू हुई, तो उसमें एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और ये स्टोरी बहुत ही सफल रही और उसकी वजह से यूरोप में मुझे लोग अच्छी तरह जानने लगे। उसके बाद कई और प्रोजेक्ट्स आए, उसमें थीफ ऑफ बगदाद आई जो मैंने इंटरनेशनल मार्केट के लिए की थी और अमेरिकन टेलीविजन पे भी कुछ प्रोग्राम्स किए थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रोग्राम या फिल्म जो उसके बाद मुझे मिली वो थी जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपसी, जिसमें मैं रॉजर मोर के खिलाफ विलन था। बहुत ही एक ऐसी बात बताई आपने जो कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत फख्र की बात है। अच्छा ये बताइए कि सीन कॉनरी जो अपने जमाने के 007 जेम्स बॉन्ड रहे हैं, उसके बाद रोजर मूर साहब का नाम जैसे कि आपने जिक्र किया, तो बॉलीवुड में और हॉलीवुड में जो एक फर्क नजर आता है कि स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया होता है वो इंसान को, उसके किरदार को हीरो बनाता है, जबकि हमारे यहाँ सोचा ये जाता है कि एक चॉकलेटी हीरो हीरोइन और बीच में आ धमकता है एक विलन और स्टोरी का एक क्लाइमैक्स और थोड़े से गाने और तमाम जो बातें आपने एक वेल प्लान के रूप में कही। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में सेंट्रल आइडिया जो कहानी का होता है वो अपने आप में हीरो का काम करता है? देखिए, चाहे बाहर की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, जब लोग पिक्चर देखने जाते हैं लोग एक स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। अगर लोगों को स्टोरी की बात अच्छी लगी उनको पूरी पिक्चर अच्छी लगेगी। अगर स्टोरी अच्छी नहीं लगी बल्कि गाने अच्छे हैं, एक्शन सीन्स अच्छे हैं, तो शायद पिक्चर नहीं चलेगी। और हमारी सबसे बड़ी कमी हिंदुस्तान में है कि हम स्टोरी के बारे में बहुत कम सोचते हैं। कई प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो प्रपोजल बनाते रहते हैं क्योंकि उनका किचन चलना चाहिए, उनका स्टाफ बिजी रहना चाहिए, जो भी उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन स्टोरी के बारे में उनको सुनी सुनाई स्टोरीज अच्छी लगती हैं, तो वो स्टार्स पे बहुत बैंक करते हैं कि शायद स्टार का स्टार पावर जो है इतना हो कि स्टोरी में कमियां होने के बावजूद लोग थिएटर में आए। तो यहाँ स्टार सिस्टम पे कुछ मुझे ओवर डिपेंडेंस दिखती है। हमें वाकई कुछ तो कुछ करना चाहिए जिसके साथ नई स्टोरीज, नए आइडियाज, नए किस्म के फिल्म मेकर्स आगे आए, और ये तभी हो सकता है जब हमारे स्टार्स ऐसे फिल्म मेकर्स और स्टोरीज को सपोर्ट करें। आजकल क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट खुलने के साथ टेलीविजन बहुत बड़े होने की वजह से, बहुत पावरफुल होने की वजह से कई दूसरे मार्केट्स भी खुल गए हैं कि प्रोड्यूसर काफी रिकवरी इन मार्केट से भी कर सकता है और हर फिल्म हर डिस्ट्रीब्यूटर के सजेशन पे नहीं डिपेंड करती। तो जमाना एक उस सेंस में बदल गया है जब न सिर्फ दूसरे और अच्छी स्टोरीज की जरूरत है लेकिन उसके बनने के रास्ते भी निकल आए हैं। तो इसका एडवांटेज हमें लेना चाहिए ताकि ट्रेडिशनल फिल्म्स के अलावा हमारी ऑडियंसेस को एक नई किस्म की फिल्म का भी एक्सपीरियंस और अनुभव मिले। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि अपने आप को आप मैनेज कैसे करते हैं? कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि दो नाव में आपके पैर हैं, हिंदुस्तान में और बाहरी मुल्कों में। तो जहां तक वहां के असाइनमेंट को पूरा करना है और बाकी हम यहाँ भी यदा कदा आपको देखते रहते हैं। जैसे खून भरी मांग का एक उदाहरण लीजिए, राकेश रोशन साहब की फिल्म थी और इसमें जो किरदार आपने किया वो आज तक लोगों को याद है। ये आसान नहीं है क्योंकि डर तो यही रहता है कि जब आप दो नाव में पैर रखते हैं तो नाव के बीच में भी गिर सकते हैं और इसके साथ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो भी सकती हैं। आमतौर पे जब मुझे ऐसी बात बैलेंस करनी होती है तो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि फॉरेन प्रोजेक्ट्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वो कहते हैं आप आ जाइए 6 हफ्ते के लिए, 8 हफ्ते के लिए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, और 6-8 हफ्ते में बात कंप्लीट हो जाती है और मैं वापस आ जाता हूँ हिंदुस्तान। 89 में जब मैं आया खून भरी मांग की शूटिंग के लिए, तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं बस हिंदुस्तान इस पिक्चर के लिए जा रहा हूं और उम्मीद यही थी कि 3 महीने में पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी
लेकिन क्योंकि हिंदी फिल्मों की कुछ प्लानिंग बिगड़ जाती है, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिसमें ओरिजिनल प्लानिंग नहीं रह सकती, तो बात बढ़ती गई और नतीजा यह कि मैंने दूसरी फिल्म शुरू की, तीसरी फिल्म शुरू की और उस इनिंग्स में हालांकि मैं एक पिक्चर के लिए आया था, लेकिन 4 साल रहा और 12 पिक्चरें कंप्लीट की। उसमें कई ऐसी पिक्चरें थी जैसे यलगार थी फिरोज खान की, जेपी दत्ता, क्षत्रिय, सुनील दत्त साहब की ये आग कब बुझेगी, दीपक बहारी की कुर्बान, कई फिल्में ऐसी आईं, लेकिन मेरे दिल में भी खून भरी मांग एक फेवरेट फिल्म है। तो क्यों ना उसी फिल्म का एक वो गीत सुनवाइए जो आपको बहुत पसंद है। चलिए सुनिए। जीने के
कबीर साहब, तवारीखी यानी ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक किरदारों के बारे में अगर कहा जाए तो आपकी जो शख्सियत है, जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है आपकी, वो काफी फिट है। क्या आपको वैसे ऑफर्स हैं हिंदुस्तान में? और आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत जैसे जो सीरियल्स आए उन्होंने एक इतिहास कायम किया है, तो वैसी कोई बात आपके साथ ऑफर के रूप में है? ऑफर्स तो आते रहते हैं, ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। इस वक्त जितने भी मुझे टेलीविजन के ऑफर्स आए हैं मैंने इनकार किया है, क्योंकि टेलीविजन की शूटिंग यहाँ कुछ ऐसे होती है कि टाइम बहुत लगता है और एक अजीब सी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन जाती है, जिसके साथ मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है अगर कोई बाहर के प्रोजेक्ट्स आ जाएं तो। हालांकि मैंने यहाँ और बाहर टेलीविजन में भी बहुत काम किया है, टेलीविजन से मेरी शुरुआत हुई थी और आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर टेलीविजन, लेकिन इस वक्त मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स की जो आप बात कर रहे हैं, अभी अकबर खान ने अपनी नई प्रोजेक्ट ताजमहल की अनाउंसमेंट की है, जिस प्रोजेक्ट में मैं शाहजहां का रोल कर रहा हूं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मुझे दी जा रही है, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था थिएटर में भी, बॉम्बे थिएटर में भी, वो भी तुगलक से शुरू हुआ था जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर था। और अब भी अगर आप सुने लुमियर में जाके सुने दिल्ली में, श्रीनगर में, तो शाहजहां की आवाज मेरी ही है। तो एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहा है और बाहर की फिल्मों में मैंने बहुत हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूं कि अपनी फिल्मों में अपने लोगों के लिए एक ऐसा शाहजहां क्रिएट करूं कि लोग उसे बहुत दिनों के लिए याद रखें। ये भी हम जानना चाहेंगे कि जब शाहजहां आप हैं तो आपकी मुमताज कौन बनेगी? उसकी अनाउंसमेंट मैं इस वक्त नहीं कर सकता हूं क्योंकि अकबर खान खुद इस बात की खबर लोगों को देना चाहते हैं। मतलब आप अपने कुछ राज ही बनाए रखना चाहते हैं। और मैं जानना भी ये भी चाहूंगा सुनने वालों की ओर से कि इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों को, हमारी इंडस्ट्री के खास तौर से, बाहर की फिल्मों में ऑफर मिलते रहे हैं, जैसे शशि कपूर साहब हैं और आई.एस. जौहर ने भी एक ज़माने में बाहर की फिल्मों में काम किया था। फिलहाल जो कलाकार मौजूद हैं उनमें ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह जी का नाम लिया जा सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि बाहर के मुल्कों में उनकी फिल्मों में कुछ ऐसे कैरेक्टर क्रिएट किए जाते हैं जिसमें हमारे कलाकार फिट महसूस किए जा सकते हैं? जितना मेरा अनुभव रहा है वो ये है कि जितने वो कैरेक्टर्स हमारे लिए लिखते हैं वो शायद एक्सीडेंटली लिखे जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि फिल्मों में जब हिंदुस्तानी कैरेक्टर्स लिखे भी जाते हैं तो वो रोल्स अमेरिकन को दिए जाते हैं या इंग्लिश एक्टरों को दिए जाते हैं, जो कि मतलब किसी एंगल से, किसी हालात में इस रोल के फिट नहीं लगते, लेकिन उनको कास्ट किया जाता है। इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमने काफी स्ट्रगल की और उनसे कहा कि देखिए, सबसे पहले एशियन एक्टर्स के लिए, साउथ एशियन एक्टर्स के लिए, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मिडिल ईस्टर्न एक्टर्स के लिए पहले तो बहुत कम रोल्स लिखे जाते हैं और उसके बाद अगर ऐसे रोल्स आप वाइट एक्टर्स को दें तो ये एक अजीब सा जुल्म हो रहा है और ऐसी नाइंसाफी हमें बर्दाश्त नहीं। ये जो आप कह रहे हैं कि अभी ओमपुरी हैं, शबाना आजमी हैं, अमरीश पुरी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, कई एक्टर्स हैं जो बाहर की फिल्में कर रहे हैं। दिस इज शेयर गुड लक अकॉर्डिंग टू मी, शेयर गुड लक। इवन माय करियर इज शेयर गुड लक। कबीर साहब, रंगमंच का आपका एक लंबा अनुभव रहा है। ओथेलो के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सुनने वाले जानना चाहेंगे कि उस कैरेक्टर ने आपको कितना सूट किया? ओथेलो ने तो बहुत ही सूट किया, क्योंकि ओथेलो अगर आप देखें तो बेसिकली मोरक्कन, हमारे सोचने के मुताबिक वो एक वेस्ट एशियन कैरेक्टर है। हालांकि नॉर्थ अफ्रीकन है ज्योग्राफिकली, लेकिन एक
मुस्लिम कल्चर था। ये मत भूलिए कि ओथेलो मुसलमान था और इटली में जाके, वेनिस में जाके जनरल बन के शायद उसने पूरे कैथोलिक रिवाजों को बाहर से अपनाया, लेकिन आदमी मुसलमान था। और जब हमने ये प्ले किया यहाँ, तो हमने ये इंटरप्रिटेशन की कि जब उसके खिलाफ सारी दुनिया खड़ी होती है, जब उसके प्राइवेट लाइफ में ये क्राइसिस हो रहा है, जब उसको अपनी बीवी पे इतना शक है, तो इस क्राइसिस के मोमेंट में वो अपनी रूट्स, अपने वतन की जो बिलीफ्स हैं और अपनी रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उसमें वापस लौट जाता है। जो भी बचपन के ट्रेडिशंस हैं उसको फिर से अपना लेता है अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के लिए। कबीर साहब, इतनी फिल्मों में काम किया आपने, यहाँ की और बाहर के मुल्कों में। भाषा का प्रश्न आता है कि हिंदी तो आपको आती ही है, और मुख्य रूप से ये भी सुना जाता है कि ओरिजिनल जो पार्ट्स बनते हैं वो अंग्रेजी में बनते हैं। जाहिर है अंग्रेजी भी आपका जो एक कहा जाए कमांड वाली बात है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कोई मौका आया कि जब आपको किसी अन्य भाषा में डबिंग करना पड़ी हो? वैसे तो बाहर की फिल्मों में मुझे कई कैरेक्टर्स करने पड़े। उसमें जर्मन्स के रोल्स भी किए, अफगानी रोल्स भी किए, इटालियन रोल्स भी किए, और कभी कभी इन फिल्मों में मुझे वही भाषाओं में कैरेक्टर करना पड़ा। खास करके स्टडी करके ऑन विंग्स ऑफ ईगल्स में ईरानियन कैरेक्टर किया जिसने फारसी बोली। हालांकि मैं फारसी आमतौर पर नहीं बोलता हूं, लेकिन ये बात सीख सीख के करनी पड़ी। लेकिन रिवाज जो है इंटरनेशनल फिल्म्स में ये है कि ओरिजिनल ट्रैक अंग्रेजी में होना चाहिए, क्योंकि हर मुल्क में डबिंग की फैसिलिटी अंग्रेजी से ही होती है। अब आप यूरोप भी देखिए तो इटालियन टू जर्मन डबिंग की कोई फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन इंग्लिश टू इटालियन या इंग्लिश टू जर्मन हमेशा होती हैं। तो आपको अंग्रेजी के अलावा और कौन कौन सी भाषाओं ने इंस्पायर किया, या कौन सी भाषा आती है आपको? इटालियन अच्छी तरह बोल लेता हूँ, स्पेनिश कुछ बोलता हूँ, बाकी हिंदी थोड़ी सी बोल लेता हूँ, और लेकिन मेरी असली सेकंड लैंग्वेज जो है वो है पंजाबी। तो इसलिए मैं अपने पंजाबी भरावां लिए भी कुछ गल बात करा, कुछ कहा कि जी जिथे मैं हैगा उत्थे जद भी मैनू अपने पंजाबी भरा मिलते ने, मैनू बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि जब अपनी बिरादरी के बंदे जगह जगह आके गले मिलते ने तो लगता है कि मैं घर ही हैगा। ते सारे अपने पंजाबी भरावां नू मेरे बड़े वड्डे सलाम, ते यही चाहना कि सब दी भलाई होए, तो मैं सब नू हर वेले याद रखना है। बहुत ही अच्छी बात आपने, एक खुशी की बात कही है, जो कि खास तौर से उन पंजाबी भाषियों को पसंद आएगी जो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिल्मों के अलावा, एक्टिंग के अलावा आपके जो खास शौक हैं वो क्या हैं? शौक अगर आप सोचें तो मैं बहुत ही लकी हूं, क्योंकि एक्टिंग एक शौक था, वो प्रोफेशन बन गया, और ट्रैवलिंग का भी शौक था, वो भी प्रोफेशन के जरिए होता रहता है। फोटोग्राफी का भी शौक है, तो उसके भी कई मौके मिलते हैं। कुछ ऐसे शौक हैं जैसे रीडिंग या रिलैक्सेशन, जिसके लिए कम टाइम मिलता है, लेकिन शौक तो रहते हैं। लेकिन एक शौक है जो मैं जगह जगह अपने साथ ले जाता हूं, और वो हिंदुस्तानी खाना बनाने का शौक। तो जब भी मुझे मौका मिलता है, चाहे हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, कोई फुर्सत मिले तो मैं फौरन कुछ न कुछ बनाने लगता हूं। और जब भी मैं अकेला होता हूं तो संगीत भी मेरे साथ रहता है। तो सुनते हैं, जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब
ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस-पास होता है। सेल्यूलॉइड के सितारे। आज के इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता कबीर बेदी से राजेंद्र त्रिपाठी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले और उषा मेहता। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।